हाँ, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने मौजूद हैं सभासद और साथ में एक स्टार बेटे के पिता। लेकिन आज जब इनसे मैंने बात करी है, औपचारिक बात इस वीडियो इंटरव्यू करने से पहले, तो मुझे लगा कि ऐसे सभासद का इंटरव्यू जरूर लेना चाहिए। यानी कि हमारे रामनगर विधानसभा क्षेत्र की बात करूँ तो रामनगर जो नगर पालिका क्षेत्र है उसमें कुल 20 सभासद होते हैं। लेकिन सभासद की क्या ताकत होती है उसका एहसास कराया है भुवन डगवाल जी ने। आप लोगों में से कई लोगों ने अगर स्टार टैलेंट शो देखा हो या डांस दीवाने देखा हो, कलर्स में आता था, और सुमांश को आप नहीं भूले होंगे। उसकी प्यारी मुस्कान, शरारती स्टाइल और गजब का डांस वो शायद आपने देखा होगा। उनके पिता हैं, बात करेंगे उस पर भी और साथ में इनकी सभासदी पर भी। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में भुवन डगवाल जी। सर, ये बताइए कि एक ऐसा बच्चा जो 5-6 साल का है और इस स्तर पे पहुंच जाता है, कैसा महसूस होता है स्टार बेटे के पिता होने पर? भाई मेरा मानना तो ये है कि शायद जितनी उपलब्धता पे आदमी खुद के लिए, मतलब अगर आदमी खुद कुछ करे और उसके बाद आगे बढ़े और उसके बाद जो उसे एक मतलब उसका एक फ़ायदा मिलता है या उसे एक सुकून मिलता है कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ पाया है या मैंने कुछ किया है, शायद उससे ज़्यादा उसे अपने बच्चों पे या उनके अपने बच्चों के कुछ करने पे जो उसे एक नाम मिलता है। कि हमारे घर में कहते हैं कि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जिन्हें माँ बाप के नाम से जानते हैं कि ये फलाने सिंह का बच्चा है या फलाने सिंह का वो है, और कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके माँ बापों को उनके बच्चों के नाम से जाना जाता है। और शायद मेरे ख्याल से पिता के लिए वो सबसे बड़ा गर्व का पल होता है कि जब उनके बच्चों के नाम से उन्हें कहीं पर प्रेजेंट किया जाए या उनके बारे में कहा जाए। सर, मैं बता दूं कि मैं मूलतः गढ़वाल का रहने वाला हूं, लेकिन हम काफ़ी सालों से रामनगर में रह रहे हैं। और रामनगर में पुछड़ी मेरा गाँव है, पुछड़ी में ही उसका ननिहाल भी है। यानी कि जो उसकी मम्मी है, रास्ते में हमारी बहन लगती है, खैर मुझे जानती नहीं होगी, बहुत छोटी थी उस टाइम पे पुछड़ी गांव में। और जब वो डांस दीवाने में आया, जब हमें पता चला कि रामनगर का है, तो बड़ा गौरवान्वित हमने महसूस किया। पुछड़ी गांव में कई लोग ऐसे हैं जो उसके फैन हैं, उनको नहीं मालूम था कि वो रामनगर में पंपापुरी का रहने वाला है और साथ में पुछड़ी में उसका ननिहाल है। तो जब वो यहाँ आए तो उन्हें बड़ा गौरवान्वित फील हुआ। तो मैं सुमांश को इस वीडियो के माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने रामनगर के साथ साथ पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन किया है और उत्तराखंड को उन बुलंदियों पर पहुंचाया है इस छोटी सी उम्र में। शायद उत्तराखंड के इतिहास में ये पहला सा बच्चा होगा जिसने इतनी छोटी उम्र में उत्तराखंड को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। तो इस वीडियो के माध्यम से पूरे रामनगर और पूरे उत्तराखंड वासियों की तरफ से मैं सुमांश को बधाई देना चाहता हूँ कि छोटी सी उम्र में, आप तो पिता हैं, आपको गर्व होना लाजमी है, लेकिन हम जैसे लोग जो उत्तराखंड के लोग हैं, हम उनको गर्व की अनुभूति मैं नहीं बता सकता। पंपापुरी मेरा ससुराल है और पुछड़ी मेरा घर है, यानी कि जहां उसका ननिहाल है और जहां उसका अपना घर है, हम दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू आप कह सकते हैं। सर, जब पहली बार उसने अपना हुनर दिखाया, वो कितने साल का था और आपको कैसे पता चला कि इसको हमें इस फील्ड में भेजना चाहिए? लगभग 3 साल का समथिंग जब था पहली बार। मैं तो फिर ऑन ड्यूटी था, आपको पता ही कि जैसे कि मैं एक्स आर्मी हूँ। सर, हाँ सर, मैं बता दूं आपको, सभासद के रहते हुए उससे पहले ये हमारे एक सम्मानित फौजी भी हैं और फौजी वाला जो एटीट्यूड होता है, जो दमंगता होती है, वो इनकी नेतागिरी में भी झलकती है। हाँ सर, देखिए, ऐसा नहीं है, कोई नेतागिरी या फिर कोई दमंगता नहीं होती। मेरे मानने से हम सभी भारतीय हैं और हमें उस पहलू को सबसे पहले समझना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब तक हमने सेना में सैनिक की ड्यूटी करी तो हमने कभी नहीं सोचा कि हम या हमसे पीछे रहने वाला व्यक्ति जिसकी हम सेफ्टी कर रहे हैं तो वो कौन से धर्म का या कौन से उसका है। हम देखें, हम सभी भारतीय हैं। पहला तो मेरा मानना ये है। दूसरी बात जो आपने पूछी कि समाज के जो हमने एबिलिटी पहचानी, एक्चुअली जब वो 3 साल का था तो हमने उसका पहला एक प्रोग्राम करवाया था रामनगर में लायंस क्लब में। तो उस कार्यक्रम में समाज की पहली प्रस्तुति थी और उसने गोविंदा सर का जो स्टाइल है वो किया था। 3 साल की उम्र में? हाँ, 3 साल की उम्र में, 3 साल का साल, 3 साल के आसपास का। तो वो उसने पहला प्रोग्राम था उसका। पहले प्रोग्राम में ही जब उसने वहाँ पर पहला फर्स्ट प्राइज़ घोषित किया उसके, तो मुझे लगा कि शायद इसकी जो क्यूटनेस है और जो इसका जो स्टाइल है बच्चे का ना, ये कहीं ना कहीं इस फील्ड में अपने मतलब भविष्य में अपने एक अच्छे मुकाम को पकड़ सकता है। और उसके बाद ही फिर हमने इसके ऊपर ये फोकस करना शुरू भी किया कि हमें लगा कि ये जब टीवी पे गाने चलते थे या मान लीजिए कहीं की शादी में गए या हमारे कभी मोबाइल में रिंगटोन बजी, इस तरह की छोटी छोटी जो चीज़ें थी, तो हम महसूस करते थे कि ये उनमें नाचता था। और जैसा आपने वो गाना सुना होगा कि कूड़े वाला आया, अच्छा, तो ऐसे गानों में भी वो मतलब डांस करता था। तो हमें लगता था यार कहीं ना कहीं इसके अंदर एक है ऐसा कुछ कि ये अपने कल भविष्य में अपना जो कैरियर है वो शायद इस फील्ड में और इस डांस में बना सकता है। उसके बाद ही फिर हमने उस पर मेहनत भी करी और
आज आपके आज सभी जानते हैं कि उसका क्या रिजल्ट है। अच्छा, जब ऐसे जैसे नॉर्मल तौर पे जब आप किसी बच्चे को टीम में देखते होंगे, बच्चे टीम में डांस कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और जब आपका बच्चा खुद टीवी में आया और उस स्तर पर, तो उसमें कैसा महसूस होता था कि यार एक जो सपना कभी देखा भी नहीं आपने और वो साकार मुझे याद है जब सुमान से लगभग 5 साल का था, तो एक बार यही मतलब सुपर डांस प्रोग्राम चल रहा था, तो सुमान से मैंने यही कहा था कि मैं सुमान देखो, तुम्हें अगर तुम अच्छी मेहनत करोगे तो ये एक दिन तुम्हें इसी टीम में ऐसे ही लोग देखेंगे। ये एक मतलब मेरी एक कल्पना थी। अच्छा। विश्वास नहीं था कि मतलब कि सुमान से इतने ऊंची स्तर पर पहुंच जाएगा, या उसके अंदर जो कुछ शायद कुछ खूबियाँ ऐसी थी जो हम नहीं पहचान पाए, जो टीवी वालों ने बाहर निकाली, जैसे कि वो शायरी बोलता है। अच्छा। और जो उसके बोलने का जो स्टाइल है, या उसको जो उसकी मेमोरी है अच्छी याद करने की, ये सब चीज़ें मुझे तब पता लगी जब वो खुद जा चुका था। हाँ। अच्छा। जब उसने वहाँ टीवी में परफॉर्मेंस देना शुरू किया, तो सुमान डांस के साथ साथ जो अपनी छवि बनाई, वो एज अ गुड एक्टर, एज अ गुड एक शायरी मैन, जो बोलते हैं शायरी बॉय टाइप का। और लगभग उसकी टीम के जो लोग थे कलर्स टीवी के, वो भी सभी उसे इसी नाम से पुकारते थे कि शायरी बॉय है, शायरी बॉय है, स्वैग बॉय है। उसने मेरा एक स्टाइल रहा पहले से, और गर्व होना तो मैंने पहले कहा ना कि लाजमी है। और दूसरे बच्चों को देखिए, चाहे अपने बच्चों को देखिए, अगर अपने क्षेत्र से, अपने एरिया से कोई निकलता है, तो वो एक मतलब मेरे लिए या मेरे परिवार के लिए नहीं, लगभग सभी के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि कल को अगर हमारे क्षेत्र का कोई एक बच्चा किसी भी क्षेत्र में आगे निकलता है, तो उसके साथ साथ कई बच्चों को उसका एक मोटिव मिल जाता है कि हम भी इस क्षेत्र में जा सकते हैं और कर सकते हैं। और वही मोटिव आज शहर में भी है। कई बच्चे कई सारे प्रेरणा ले रहे हैं। जी हाँ, कई सारे। देखिए, मैं रामनगर तहसील के अलावा जो नैनीताल जिला और साथ में उत्तराखंड राज्य की बात कर रहा हूँ, ये एक बहुत छोटी बात नहीं है। एक छोटा सा बच्चा आज अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना रहा है, और अमिताभ बच्चन जैसे एक्टर के साथ वो एक विज्ञापन कर चुका है, और कई सारे OTT प्लेटफॉर्म में, अमेजन में उसकी फिल्म आने वाली है। यानी आप कह सकते हैं कि इस उम्र में, यानी 6-7 साल की उम्र में, अब वो एक प्रख्यात विख्यात आपका एक्टर बन चुका है। डांसर तो वो है ही, तो अपने आप में एक गर्व करने वाली फील है कि आप गर्व से कह सकते हो भैया हमारा ये जो हीरो है हमारे रामनगर से है। पूरे उत्तराखंड से अगर मैं बात करूं, कितने से हीरो हैं जो रामनगर में आज तक निकले हैं, आप कैलकुलेशन करके बताइए। उससे समाज बहुत आगे निकलने वाला है। तो इसलिए रामनगर होने के साथ, उत्तराखंड के राज्य होने के साथ, मेरे के अंदर जो खुशी झलक रही है वो आप बयान उससे मैं नहीं कर पाऊंगा। सर, आज की तारीख में वो परफेक्ट मुंबईया हो चुका है, तो रामनगर तो अब उसके लिए एक प्रकार से। सर देखिए, मैंने रामनगर हमने नहीं छोड़ा। मेरा मानना जो है, जो मैं अपने लॉजिक पे चलता हूँ कि देखिए, हम बच्चे को पढ़ाएं और उसे एक ऐसे मुकाम तक पहुँचाएं कि जहाँ कल को आपका नाम, उसका खुद का नाम, उसके पूरे समाज का नाम हमेशा उसके साथ में जुड़ा रहे। मुझे कई जो स्कूल थे वो ऑफ़र हुए, कई सारी अकेडमी ऑफ़र हुई कि समाज को मुंबई ही शिफ्ट कर दिया जाए, और या फिर वहीं उसका सब कुछ किया जाए, सेटलमेंट। लेकिन केवल इसी बात को सोचते हुए कि यार कि नहीं, जब हमने सब कुछ यहीं से गेन किया है, अपने शहर से, रामनगर से और कॉर्बेट से। आप जैसा जानते हैं कि रामनगर को लोग बहुत कम जानते हैं, और नेशनल कॉर्बेट को बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं, लेकिन वो भी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है जानते हैं, रामनगर को नहीं जानते। और एक इसी चीज़ को सोचते हुए यार कि अगर हमने हमारा खुद का बचपन इस शहर में रहा है, और उसका भी बचपन यहीं शुरू हुआ है, तो हम अपने शहर को मतलब जब हमें आज मौका मिला कि हम अपने शहर को आगे ले जा सकें अपने तरीके से, और हम इस शहर को भूल जाएं, छोड़ दें, तो शायद मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी मतलब गलती होगी कि मैं शहर को छोड़ूं या उससे कहूं कि तुम शहर को छोड़ दो। तो इस वजह से मैंने उसका ना तो स्कूल भी चेंज होने दिया, आज भी वो उसी स्कूल में पढ़ रहा है जहाँ पढ़ रहा था। जी हाँ, और आज भी वो उसी अकेडमी में टच में है जहाँ वो पहले से प्रैक्टिस करता था। देखिए, मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बात और आपको कहना चाहता हूँ। रामनगर नेशनल कॉर्बेट पार्क के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये बात दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि भविष्य में रामनगर सुमास के कारण भी जाना जाएगा। ये मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। साथ में रामनगर की एक बड़ी खूबी यह है कि रामनगर में एक और हमारे आए हैं, IPL में 3.5 करोड़ रुपए बिके अनुज रावत। यानी रामनगर में सुमास के बाद एक अलग सी निखार आया है रामनगर में। अनुज रावत IPL में खेल रहे हैं, बहुत शानदार खेल रहे हैं। एक बार मैन ऑफ द मैच भी वो ले चुके हैं। उनका भी मैं पिता का इंटरव्यू लूंगा। फिलहाल सर, एक तो गौरवान्वित पिता तो आप हैं ही, लेकिन अब मैं आगे आता हूँ आपकी नेतागिरी पर। मैं बता दूं कि ये पंपापुरी क्षेत्र से सभासद है और पूर्व फौजी हैं, और कई लोग यहाँ कहते हैं कि जितना काम इस पंपापुरी क्षेत्र में हुआ है, इनके सभासदी में, वो और जगह नहीं हुआ है, और इनको दबंग माना जाता है। दबंग यानी काम करवाने वाला, और काम करवाने लोगों ने ये भी कहा कि ये लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं, यानी कि नगर पालिका में भी इनका खौफ है काम करवाने के लिए। सर, ये खौफ, ये डर, ये दमकता आई कहाँ से? देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है कि यदि आप सांच को कभी आँच नहीं, यदि आप सच हैं
तो शायद मेरे ख्याल से आपके सामने झूठ कभी टिकेगा नहीं। हो सकता है कि उसकी बातें सुनी जाए 2-4 दिन 10 दिन, पर वो एक ना दिन वो लोगों के सामने आ जाता है। ये चीज़ें सब जानते हैं पहली चीज़। दूसरी चीज़ देखिए, मैं एक पूर्व फौजी हूँ और मैं अपनी पेंशन से बिल्कुल खुश हूँ। मेरी माताजी खुद वीर नारी हैं। हमारे पिता ने इस देश के लिए शहादत दी और सन 92 में वो इरन सेक्टर कारगिल में ही एक्सपायर हो गए। अच्छा, मतलब आप एक शहीद परिवार के बिल्कुल जी हाँ। तो और उनकी पेंशन आती है। छोटे भाई हैं, वो सियासत में ऐसा ही हैं। तो शायद किसी को भी किसी की ऐसी आवश्यकता नहीं है कि मतलब हमारे अंदर लोग जैसी कोई चीज़ हो, क्योंकि हमने जब हम इस शहर में आए थे तो हमने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सुना देखा और उसके बाद आज इस मुकाम पे पहुँचे, हम लोग इस मुकाम पे पहुँचे हैं। हम यहाँ पर एक ऐसा किराएदार के बेस में आए थे, कुछ नहीं था उस समय पे, पर आज जिस हिसाब से समय बढ़ता गया और हम लोगों ने अपनी मेहनत से जो भी काम किया और आज इस मुकाम पर बैठे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद इस वक्त दिया हुआ जो हमारे पास है, यदि हम इसको भी अगर बेहतर तरीके से अगर मतलब सुनियोजित तरीके से अगर अपनी लाइफ चलाएं तो शायद बहुत कुछ है। मतलब हमसे भी बहुत लोग ऐसे हैं कि जो बेचारे शायद इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते और शायद एक अच्छे काम करने की वजह से और लोगों के बीच में सच में जो एक साथ में रहने की वजह से मुझे भी कभी भी लगता है कि शायद मेरे इन कर्मों से या मेरे माता पिता के जो अच्छे कर्म रहे उनकी वजह से आज सुमांस इस मुकाम पे है। लोगों पे पैसा होता है लेकिन नाम नहीं होता, या फिर ध्यान रखिएगा पैसा बहुत कमाते हैं और कई लोग ऐसे भी हैं जो मैं समझता हूँ शहर में भी शायद करोड़पति होंगे या उससे बड़े भी होंगे, बट लेकिन कोई नहीं जानता नहीं पहचानता। तो शायद यही एक सबसे बड़ी चीज़ है कि इंसान हमेशा काम करता है अपने नाम के लिए। और ये मैंने हमेशा अपना एक एम बना के रखा अपनी इस सभासदी के अंदर कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने नाम को ख़राब नहीं होने दूँगा। चाहे मतलब वो कोई भी काम कराना हो या किसी का अपने पसंद कोई वर्क हो। मेरे पास कई बार कई लोग आए अपनी पेंशन के लिए, जैसे कि विधवा पेंशन होती है और जो तलाकशुदा बहनाएँ होती हैं या जो वृद्धा पेंशन है। तो जब मैं उन लोगों की पेंशनों के लिए फॉर्म भरा था तो उन लोगों ने मुझे पैसे अप्रोच किए कि सर ये पैसे दीजिए। तो मैं पूछा कि भाई पैसे किस बात के हैं, तो उनका जवाब आया कि हमसे पहले भी लिए गए। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मतलब कि एक व्यक्ति जिसे हम चुन करके अपने से आगे बैठाते हैं कि भाई ये हमारा नेतृत्व करेगा और एक बेहतर समाज हमें देगा, और वो 100-200 रुपये के लिए अपने ही लोगों की मतलब बोलते हैं ना कि पीठ पर छुरा भोंकना, इस तरह के काम पड़ता है। और चलिए आपने अगर पैसा लिया भी या चलो मान लिया कि आपको लगा होगा कि फाइल में पैसे लगे भी हैं, तो अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि उस काम को आप पूरा करके दो। अब वो व्यक्ति जिससे आपने पैसे लिए, आपने फाइल लगाई, उसकी पेंशन नहीं आई और फिर वो मेरे पास आता है बेचारा और मैं उसके कामों करता हूँ, उसकी पेंशन लग जाती है और वो बंदा मुझे पैसे मतलब वो बंदा मेरे क्षेत्र का नहीं है। बात समझिएगा, बंदा मेरे क्षेत्र का नहीं है, बंदा किसी दूसरे क्षेत्र का है। और वो बंदा जब उसकी पेंशन आ गई तो वो मिठाई आपके यहाँ पुछड़ी यानी कि मेरे ससुराल में देके आया है। अच्छा। कि ये मिठाई आप मेरी ओर से उन्हें भेज दीजिए। अच्छा। तो मतलब लगता है कि चलिए जब हम काम करते हैं और जिन लोगों ने शायद हो सकता है कि पिछली बार मतलब अपनी बोलते हैं कि जब 2 या 3 लोग चुनाव लड़ते हैं तो कुछ लोगों का पक्ष कुछ तरीके का क्या होता है या कुछ लोगों का पक्ष कुछ और तरीके का होता है और कुछ लोग जातिवाद में चलते हैं, कुछ धर्मवाद में, कुछ अपनी रिश्तेदारी में, कुछ जानने पहचानने में। तो जब मैंने अपना इस क्षेत्र में काम करना शुरू किया और मुझे लगा कि मैं सही काम कर रहा हूँ, तो मुझे कई लोगों ने मतलब जवाब भी दिया कि यार डंगवाल जी हमने पिछली बार गलती करी लेकिन अब गलती नहीं करेंगे। तो मुझे लगा क्यों ना यानी कि मैं सही राह में चल रहा हूँ और मेरे मतलब जो मेरे खुद के जो एम है वो बहुत सही जा रहे हैं। अच्छा सर, जब आप यहाँ काम करते हैं सभासदी करते हैं तो आपके वोटर को कोई काम करवाना होता है आपके इलाके के और उसे लड़ पड़ते हैं काम करवाने के लिए। हाँ। तो डर नहीं लगता कि यार तो मुझे अगली बार वोट ही नहीं करेगा? सर ये वो सोचेगा ना जो जिसका एम राजनीति है, जो इस राजनीति से अपना पेट पाल रहा होगा या जो इस राजनीति से ये चाह रहा होगा कि उसका परिवार इस राजनीति में पले। मुझे किसी की ऐसी डिजायर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मैं हमेशा सही के लिए लड़ा हूँ, मैंने कभी किसी नुकसान नहीं होने दिया। मैं मुंह का बुरा हूँ क्योंकि मैं मुंह के सामने बोल देता हूँ। मैं एक टोकूंगा आपको, मुझे ना अचानक से अरविंद केजरीवाल को बयान याद आ गया। वो ये कहा करते थे कि देखो भैया हमें कोई मतलब नहीं कि हमें वोट दूना दो, जो हम आपका काम करते रहेंगे। हालांकि वो बदल गए बाद में, वो अपनी जीत के लिए किसी हद तक गिर गए हैं, लेकिन आप जो है उस जो वो कहा करते थे आज उसको आप पालन कर रहे हैं। यानी नहीं फर्क पड़ता कि जीत क्योंकि अब आप ना जीत क्या होती है, जीत का मतलब क्या है। देखिए अगर मैं ये कहता हूँ कि आज मैं सभासद हूँ, कल को मान लीजिए मैं किसी एवरेज में आने वाले चुनाव लड़ूंगा आगे को, और जो लोग मुझे वोट देंगे वो 10 दें 100 दें चाहे 1000 दें, मैं उनके लिए तब भी सभासद हूँ। मेरी बात समझिएगा, पहली चीज। दूसरी चीज देखिए मेरे पास टैग लग चुका है पूर्व सभासद या सभासद, ये हमेशा रहेगा, ये आजीवन जब तक मैं जीऊंगा तब तक ये टैग मेरे पास है। ये कोई नहीं छीन सकता और यही नाम है, यही नाम है। और इसी नाम के लिए शायद हर व्यक्ति आज की डेट में राजनीति में अपने आप को उतारता है और अपना भविष्य देखता है यार कि मैं कुछ करूं। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये चीज़ कहना भी चाहूँगा, कई लोगों मैंने इंटरव्यू भी देखा आपके साथ में
तो मैं चाहूँगी देखिए हम जिस काम के लिए हम लोगों को लोग आगे लाते हैं ना, हमें उस काम में पहले प्रायोरिटी रखनी चाहिए, उसके बाद बाकी चीज़ें हैं। अच्छा, आपने राजनीति की बात की तो लोग ये आरोप लगाते हैं कि आप अपने स्टार बेटे का भी इस्तेमाल करते हैं अपनी राजनीति के लिए, तो क्या ये आरोप सही है आप पर? सर मुझे एक चीज़ बताइए, आपने एक बगीचा लगाया आम का, हाँ। तो आप क्या नहीं चाहेंगे कि मैं उस बगीचे को मतलब भविष्य में उन पेड़ों से जो आम मिलेंगे उनसे अपना तो मतलब आप व्यवहार स्वीकार करूंगा? करते हैं मतलब? बिल्कुल सच है। देखिए ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप ईमानदारी से ये बात स्वीकार कर रहे हैं तो लगता है कि आप में ईमानदार राजनेता के गुण हैं। जो व्यक्ति खुलेआम कहता है कि हाँ भाई मैं कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि ऐसी ईमानदारी को नेता दिखा रहा है। तो आप जितने भी वोटर है उस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि ईमानदार नेता बड़े मुश्किल से मिलते हैं इस तरह के। अच्छा, मुझे एक चीज और जाननी है आगे कि राजनीति में आगे बढ़ते बढ़ते आप गए तो इस बार जब विधायक के चुनाव है, जी जी। खैर आप निर्दलीय सभासद रहे, हाँ। लेकिन लोग आपको बीजेपी का भी समझते थे, आप कांग्रेस का भी समर्थन कर सकते थे। ना तो आपने बीजेपी का समर्थन किया, ना आपने कांग्रेस का समर्थन किया, आपने खुलेआम एक निर्दलीय संजय नेगी का समर्थन किया, जो कि माना जाता था कि निर्दलीय तो किसी कीमत पे 5,000 से आगे बढ़ सकता वोट से। आपने निर्दलीय का समर्थन क्यों किया? ये मेरी भी समझ से परे। सर देखिए ऐसा होता है, देखिए राउत जी, देखिए आज की डेट में जो पार्टियां हैं, दोनों पार्टियां या और अन्य पार्टियां सभी जितनी भी हैं और जितने भी लोगों ने उन पार्टियों के चिन्ह पे चुनाव लड़ा, देखिए मैं चाहता तो जिस समय मैंने सभासद लड़ी उस टाइम पे भी कहना किसी पार्टी का आगे हाथ जोड़ के अपनी टिकट मांगता कि भाई कि मुझे पार्टी से चुनाव लड़ना है। लेकिन मेरा जो अपना जो व्यक्तिगत मानना है, मैंने अभी आपसे पहले भी कहा कि मैंने अपने बेटे को इस शहर से दूर नहीं होने दिया। उसकी पढ़ाई मैं यहीं करवा रहा हूँ, उसकी एकेडमी भी मैं यहीं करवा रहा हूँ। तो शायद जो मेरा प्रेम मेरा शहर के लिए या मेरे क्षेत्र के लिए है, यही प्रेम मेरा उस टाइम पर भी था जिस टाइम पर ये चुनाव चल रहा था। दोनों पार्टियों ने अपने जो कैंडिडेट जो चुने, पहली बात तो जो हमारे पूर्व विधायक रहे हैं, मैंने उनसे कई कार्यों के लिए मैं उनके पास गया हूँ, समीक्षाएँ की हैं कई बार उनकी ओर से, मतलब मुझे मतलब कहा भी गया और मतलब मुझे बोला भी गया कि भाई ठीक है ये काम हो जाएगा या फिर जल्दी करा देते हैं। लेकिन किसी भी चीज़ का मुझे आज तक पॉजिटिव मतलब रिजल्ट नहीं मिला, ठीक है ना। और वो जो काम मैंने उनसे कहे वो काम मेरे अपने व्यक्तिगत नहीं है। मुझे किसी से अपने घर में टाइल नहीं लगवानी, मुझे किसी से अपने घर के आगे रोड नहीं बनवानी। लेकिन जिन मुद्दों पे मैं लड़ा था वो मुद्दे एक्चुअल में इतने गहरे हैं कि अगर कोई समझे इस चीज़ को। अब पानी की टंकी का मुद्दा है मेरे यहाँ पर, एक टंकी हमारे अमरिंडा में स्थित है, उस टंकी की छत पूरी गिर चुकी है और वो अंडरग्राउंड है, ओवरग्राउंड नहीं है, अंडरग्राउंड है, यानी कि धरातल से नीचे। तो उसमें अगर सांप भी अगर रेंग के जाए तो वो उस टंकी में गिर जाए। तो इस तरह की स्थिति उस टंकी की थी। मैं गया था उनके बाद, मैंने सर मुझे ये टंकी बनवानी है, आप किसी भी मद में इस टंकी को बनवा दीजिए। तो मुझे वहाँ से जो आश्वासन मिला कि भाई एडीबी बनाएगी। और फिर जब मैंने यही बात मैंने डीएम साहब के फॉरम में रखी, डीएम साहब यहाँ पहुँचे थे समीर बंसल जी, तो उस टाइम पर मुझे ये बोला गया कि भाई हम उसको हम ढकवा देंगे। तो ढकवाई भी इस तरीके से गई कि उसके ऊपर केवल टीन का ढक्कन रख दी गई है, जो टीनें हम लोग छत में डालते हैं। अब है क्या कि टीन के ढक्कन में आपने देखा होगा कि जो होती हैं ओवरलैप, जो ओवरलैप और जो अप एंड डाउन होता है, उनके बीच में से भी छोटे मोटे कीड़े, मेढक, सांप, बिच्छू वगैरह उस टंकी में गिर रहे हैं। अच्छा, गिर ही रहे हैं। मैं फिर दोबारा गया, मैंने ऑप्शन दिया और जो उनके मतलब जो उनके कार्यकर्ता हैं उनसे मेरी बात हुई। मैंने कहा देखिए अगर आप टंकी को पूरा नहीं भी बना सकते, मान लीजिए ज़्यादा लग रहा है, तो आप टंकी के चारों ओर दीवार दे करके उसके ऊपर से उसको ढक दीजिए, ताकि कम से कम जो छोटा जानवर है वो तो नहीं गिरे। आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे अभी भी याद है कि सन 2018 में जब मैंने चुनाव जीता, मैंने शायद वो मेरी गलती मानी है या फिर शायद हो सकता है कि मैंने उस समय सोचा नहीं थी, हमने खुद उस टंकी में से मरा हुआ चीतल निकाला। अब वो पानी ये पूरा शहर पी रहा है, मतलब शहर में यानी पंपापुरी, भरतपुरी, दुर्गापुरी और पछलेपुरी। अच्छा, मतलब वो पानी जाता है पीने के लिए? वो पानी जा रहा है सर वहाँ से। यहाँ तक कि मेरी जब एक्शन साहब से बात हुई तो वो मुझे जब वहाँ जाकर जब मैं उस टंकी में पहुँचा तो मुझे सबसे बड़ा तो आश्चर्य ये हुआ कि पानी फिल्टर होता है कोसी में, वहाँ से वो मैं ओवरलैप किया जाता है सिर्फ टंकी में और शाम को टंकी से खोल दिया जाता है, यानी कि वो पानी आप डायरेक्ट फिर अपने घरों में पी रहे हैं। उसी मध्य में क्या हुआ, जब हमारे अभी ये इलेक्शन चल रहे थे उससे लगभग 1 महीने या 1.5 महीने पहले की बात है, एक के घर में सांप की कैचुली पहुँच गई। उन्होंने मुझे वीडियो भेजी, मुझे मेरे पास उनका भी वो नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने देखी थी सोशल मीडिया पे, ध्यान आ रहा है। हाँ, तो वो जो कैचुली है उन्होंने बोला भैया कि देखिए ऐसे नल से मारा, भैया इसमें ऐसे कैचुली निकली है। तब भी मैंने शासन को जाने की कोशिश करी। मैं दोबारा एक्शन साहब के पास गया, मैंने सर आपके विधायक की लेटर आया था ऐसे थे, आप उसमें कर क्या रहे हैं? तो आज करेंगे, कल करेंगे, आज करता हूँ, कल करता हूँ, और करते करते विधायक जी का एक चुनाव खत्म हुआ और अभी दूसरा चुनाव जीत करके दोबारा से आ गए। ऐसे ही मैंने विधायक जी से पंपापुरी से भरतपुरी के लिंक की एक रोड की मांग की थी। एक्चुअली क्या था कि हमारा भरतपुरी में जब हम लोग जाते हैं तो हमें भरतपुरी जाने के लिए चुंगी से घूम करके अपना भरतपुरी आना पड़ता है, जबकि भरतपुरी से पंपापुरी की दूरी मुश्किल से 25 मीटर की है। जहाँ भरतपुरी की कोसी एंड में जो रास्ता खत्म होता है, वहीं पंपापुरी से ऊपर से आता हुआ एक रास्ता है जो उससे जोड़ सकता है, जिसकी दूरी मुश्किल से 25 मीटर की होगी।
हमने ये बात भी रखी, हमने कहा सर आप हमें ये रोड लिंक करके दे दीजिए, जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं या जो हमारे अन्य जो कई बार होता है कि जैसे मान लीजिए कोई हमारा गेस्ट आ रहा है, वो पंपापुरी ना पहुँच करके भरतपुरी पहुँच गया, तो हम उसे एक शॉर्ट में बता दें कि भाई तू यहाँ से ऊपर को सीधे आ जा, ये और ये सामने पंपापुरी है, 25 मीटर की रोड नहीं है, लगभग शायद मतलब बहुत कम से बहुत कम लागत में वो रोड बनकर तैयार हो जाएगी। उस काम को भी नहीं कराया। चलिए कोई बात नहीं, मैंने वो बात भी मतलब कहीं होने की। और सबसे बड़ी जो दिक्कत सर एक ये आई कि मेरा बेटा, आप समझिए, यानी मेरा बेटा क्या, पूरे रामनगर का बेटा, हाँ, एक क्षेत्र में एक सम्मान मतलब एक सम्मान लेकर के आया, और इतने बड़े टीवी से निकल करके आया, कॉर्बेट के नाम को उसने हर जगह प्रेजेंट किया। देखिए होता क्या है, कई बार आप शायद आप नहीं जानते कि टीवी पर टीआरपी अपने चैनल के लिए लेती है, आपके लिए नहीं लेती। तो वो चाहते तो वो अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करते हैं। हाँ। लेकिन मेरा उनसे भी झगड़ा हुआ। मैंने भाई यदि आप सुमांश को दिखा रहे हैं तो आप उसे कॉर्बेट नगर उत्तराखंड दिखाएंगे। हाँ, अच्छा, ठीक है, अच्छा। इसलिए उसने ये बातें बार बार बोली। अच्छा। आप कहाँ से हैं? बोला मैं कॉर्बेट नगर, जिम कॉर्बेट नगर रामनगर से हूँ। क्या? क्योंकि देखिए उससे उसके बोलने से शायद हो सकता है कि हमारे पर्यटन में या हमारे क्षेत्र में मतलब एक बहाव सा है, यानी कि लोग आते हैं कि हाँ भाई वो बच्चा उस जगह रहता है, या यार उसका शहर ऐसा है, या फिर रामनगर में कॉर्बेट है। आप एक पिता की और एक उत्तराखंडी की भावना समझिए। वो अपने बेटे को बता रहा है कि आपको अपना परिचय देना है कॉर्बेट नगर रामनगर, यानी कॉर्बेट, ताकि जो लोग देख रहे हैं वो कॉर्बेट समझ के पर्यटन के लिए भी यहाँ आए। और उसके बावजूद आप आगे बढ़िए कह रहा। तो जब मैं चाहता हूँ कि मतलब मैंने चाहा कि मतलब मेरा बेटा जब वहाँ पर जहाँ भी मतलब प्रेजेंट हो, आज भी जहाँ वो काम कर रहा है, मैं उसे यही कहता हूँ कि बेटा कभी भी अपना नाम अगर लिखाओ तो सुमान सिंह डंगवाल पूरा लिखाओ, और अपना जो एड्रेस है उसमें 100% कॉर्बेट नगर रामनगर को जोड़िए जरूर, ताकि लोगों को पता चले कि सुमांश कॉर्बेट नगर रामनगर से जुड़ा हुआ है। पहली चीज़, मुझे जो ना फॉरेस्ट विभाग है, इससे भी कई लोगों के फोन आए कि यार कि भैया आपने तो हमारा फ्री में प्रमोशन किया है ना, मैं जबकि भी मतलब नेशनल टीवी पे इस तरह से कोई ऐसा प्रमोशन नहीं करता ना। और फिर भी मतलब मैं उनसे लड़ा। मैंने भाई अगर देखिए यदि आपको आपत्ति हो कि सुमांश को आपने नहीं दिखाना है कॉर्बेट नगर, तो वो ये आपकी प्रॉब्लम है। कल मैं, जैसे अभी आपने बात बोला, मैं कल सोच रहा था कि क्योंकि मैं ऐसे देखिए सुमांश का पिता होने के कारण इंटरव्यू लेने आ रहा था, तो मैंने सोचा कि यार मैं अपने चैनल रवि के बिंदास बोल का प्रमोट करता और सुमांश को कहता कि भैया तू जाएगा तो रवि के बिंदास बोल। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया, मैंने कहा जो वो प्रोग्राम को वो कर रहे हैं, ऑन एयर कर रहे हैं, वो क्यों डालेंगे? वो तो उसे जो काट देंगे, ऑब्वियस सी बात है, काट देंगे, वो क्यों दिखाएंगे? तो वही बात मैं आपने क्लियर कर दी। मैं प्रोग्राम में गया था तो जो चीजें मैंने उन्हें बताई, मतलब कि हम लोग क्या करते हैं। हाँ। देखिए जैसे कि हम लोग, हमारे एक एनजीओ है कल्चर, पेड़ लगाते हैं, तो उसमें उस एनजीओ में जुड़ा हूँ, फौजी हुई, एक्समैन है, बताऊंगा आपको। वो ये चीज सब काट दी, क्योंकि वो मेले काम नहीं कर रहे, सही बात है। समाज को हाईलाइट करेंगे, समाज को करेंगे। बिल्कुल। तो अब जब समाज यहाँ पर आया, इस शहर का बेटा होने के नाते, मतलब मैं ये बड़े शर्म की बात है, मतलब ये मुझे आज आपके चैनल में बोलना पड़ रहा है कि मतलब शहर के प्रतिनिधि होने के बावजूद विधायक जी ने एक बार भी ये नहीं सोचा यार कि बच्चा घर पे आ रहा है, कम से कम उस बच्चे के बारे में वेलकम तो किया जाए। शासन प्रशासन के सभी लोग आए, एसडीएम साहब आए, कोतवाल साहब आए, सीओ साहब आए, पत्रकारों की वार्ता कराई गई, लेकिन विधायक साहब नहीं पहुंचे। आप ये समझिए, आप ये सोचिए कि जब आपको लग रहा है कि आपको मेरे बच्चे को मतलब सम्मान देने में आपत्ति है, तो मैं किस मुंह से आपके साथ कंधे से कंधा मिला के एक पिता का जो दर्द था वो ठीक है सर। कल को मान लीजिए मैं ही अगर इस क्षेत्र में एक प्रतिनिधि होता हूँ और किसी का बच्चा इस तरह की अचीवमेंट लेके आता है और मैं उसको प्रमोट ना करूँ, तो मतलब मुझसे बड़ा बेवकूफ़ आदमी कौन होगा? एक सभासद हूँ, जबकि मैं अपने क्षेत्र में भी जो हमारे स्कूल के बच्चे या जो किसी कॉम्पिटिशन में भाग में लेते हैं, किसी में मान लीजिए ड्राइंग में या स्कूल को फर्स्ट आता है, मैं खुद उन्हें इंडिविजुअल अपनी ओर से मतलब प्राइज़ करता हूँ। जो हम छोटे छोटे प्रोग्राम करते हैं, मैं उन लोगों को बुलाता हूँ, और कई बच्चे हैं ऐसे और जिनका नाम मैंने पालिका में दिया कि भाई इस बच्चे ने इस साल यहाँ ये किया, या इस बच्चे ने स्कूल में, या इस बच्चे ने पैरा ओलंपिक में, या इस बच्चे ने ओलंपिक में, या इन छोटे छोटे प्रोग्राम में स्टेट लेवल में उन लोगों का नाम लेकर के मैं स्पेशली नगर पालिका में प्रमोट करता हूँ। खुद अपनी ओर से मैं उन बच्चों को प्रमोट करता हूँ। जब मैं इतना समझ सकता हूँ, तो क्या आपको नहीं लगा? देखिए, अगर विधायक साहब ने किया है तो गलत क्या है, क्योंकि सुमांश जो था वो एक राष्ट्रीय चैनल पर विनर के तौर पे, जब सेकंड विनर आया था, तो मुझे लगता है कि दीवान सिंह उससे उन्हीं को फायदा था ना, उन्हीं को फायदा। जिन लोगों ने ये कह दिया कि यार आपने अपने बच्चे का प्रमोशन संजय नेगी के लिए करवाया, हाँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखो संजय नेगी ने उस दिन साथ दिया, हाँ। जिस दिन आप खड़े नहीं थे। आप मेरी बात समझिएगा। हरीश रावत ने उस दिन साथ दिया जब आप लोग शहर में होने के बावजूद आप उस बच्चे को वेलकम नहीं कर पाए, और वो व्यक्ति यहाँ से अपने घर जा रहे थे,
हरीश रावत जी, और उन्होंने बच्चे को स्पेशली बुला करके उससे अपनी ओर चाहे कुछ नहीं दिया, मैं ये नहीं कहूँ दिया, मतलब एक सम्मान दिया सम्मान कि भाई दिया, बेटा तो मेरे शहर का है, और मतलब हम तेरा बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि भाई तुमने अपने मतलब इतने गुण से, योग्यता से उत्तराखंड का नाम रोशन किया ये उत्तराखंड का नाम रोशन किया। ना तो शहर उनका है, ना शहर मेरे बेटे का, और ना मेरा है, हाँ। लेकिन ये शहर हम सबका है और हमारा फर्ज बनता है। और मैं कहता हूँ कि भाई कि देखो, जिम्मेदारी नहीं है कि किसी नेता की या फिर किसी शहर की कि वो हमें आगे बढ़ाए, हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी मेहनत से अपने शहर को आगे लेके जाएं, अपने उत्तराखंड को आगे लेके जाएं, ये मेरी सोच है। अच्छा, तो इस कारण से आपने संजय नेगी का साथ दिया, बिल्कुल, एंड वक्त पे संजय नेगी ने आपका साथ दिया। अच्छा, देखिए, अच्छा। और फिर दूसरी बात थी कि जो दूसरे पार्टी के कैंडिडेट थे वो मेरे क्षेत्र से बिलोंग नहीं करते, अच्छा। मेरा उनसे कोई संपर्क नहीं है। नहीं था। हाँ, और ना वो मुझसे कहीं मिले और ना मेरी उनसे कोई बात हुई। अच्छा, ये बात कर रहे हैं महेंद्र पाल सिंह जी की, जिनको जी, टिकट मिल गया था यहाँ से कांग्रेस की ओर से। जब उनसे मेरी कोई बात नहीं हुई, और जब उन्होंने मुझे मतलब जब उनसे मेरा कोई संपर्क ही नहीं हुआ, तो उनके जो अन्य कार्यकर्ता थे उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे कहा भी यार आप आओ, और ऐसे मैंने भाई देखिए ऐसा है कि मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करी है, ना तो कांग्रेस और ना बीजेपी। जिन लोगों को शंकाएं होगी यार कि बीजेपी में या कांग्रेस में है, पहली बात तो इस शंका को साफ करते कि भुवन केवल रामनगर का है, वो किसी पार्टी का नहीं है। अच्छा, तो सिंपल सी कहानी। भुवन डंगवाल क्या कभी किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे? सर, अगर भविष्य में अगर मुझे लगा कि यदि कोई पार्टी मेरे शहर के लिए मुझे कुछ करके देगी, मैं फिर बोल रहा हूँ कि यदि पार्टी मेरे शहर के लिए मुझे कुछ करके देगी तो मैं पार्टी ज्वाइन करूँगा। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, और जो मेरी अगली जो सीढ़ी होगी, शायद अगर अगले आने वाले चुनाव में मुझे एक कदम आगे अगर बढ़ाने का मौका मिला, तो शायद मैं नहीं समझता कि मुझे अभी से किसी पार्टी को ज्वाइन करने की आवश्यकता है। अच्छा जी, तो एक कदम आगे बढ़ने का क्या मतलब समझा जाए? यही समझा जाए कि अगर सामान्य सीट में अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर दावेदारी होगी तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं दावेदारी करूँ। मतलब आप नगर पालिका की बात करें, चुनाव की, अध्यक्ष के अध्यक्ष के लिए, लिए। पर नगर पालिका चुनाव अगर निर्दलीय में तो यहाँ मुझे लगता नहीं वजूद किसी का होगा। सर, मेरी बात समझिए, आपको शायद नहीं पता कि इससे पहले जो आज हमारे प्रेजेंट में हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, उनका पहला चुनाव जो था वो भी उनका निर्दलीय था। उससे पहले जो हमारे भीमलाल चौधरी थे, जो अध्यक्ष रहे हैं, वो भी उनका भी पहला चुनाव निर्दलीय था। तो मैं नहीं मानता कि निर्दलीय को कहीं, क्योंकि ये जो चुनाव है हमारे नगर पालिका के, ये व्यक्ति चुनाव है, ये पार्टी चुनाव नहीं है। इसका किसी सदन से या फिर किसी क्या बोलते हैं सांसद से या किसी मंत्री से कहीं कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि सरकार से नगर पालिकाओं हेतु एक बजट है जो हर साल आवंटन होना है, और वो 20 जो हमारे बैठे हैं सभासद, वो उनके थ्रू होना है, जो वो पास करके कि हमें भाई लागत अनुमान जो हमारी आय है हमें इतना चाहिए अपने नगर पालिका को चलाने के लिए, वो शासन वहाँ से वो बजट पारित करेगा। हो सकता है कि वो कम करे कि भाई ये मेरी पार्टी में नहीं है या और कोई वजह, लेकिन ये नहीं करता कि वो सब शून्य कर दिया या जीरो कर दिया। अगर आप जैसे मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं किसी पार्टी का समर्थन कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अभी जो लेटेस्ट मेरे को जो मैंने अभी देखा या सुना, और जो मैं मतलब राजनीति के माध्यम से जान पाया हूँ कि अरविंद केजरीवाल जिस टाइम पे सीएम की कुर्सी दिल्ली में बैठे थे, तो लगभग वो बताते थे कि लगभग 35,000 करोड़ रुपया दिल्ली के ऊपर अभी भी मतलब बैलेंस है जो कर्ज में चल रहा है। लेकिन अभी आज के डेट में जब इन्होंने अभी जो पंजाब का चुनाव जीता, तो उस टाइम पर उन्होंने कई जगह ये बात रखी है कि आज हम कर्जे में नहीं है, आज हमारे पास अपना खुद का एक बैंक बैलेंस है कि हम इतना कुछ फ्री देने के बावजूद भी अपने को कर्जे से मतलब बाहर लेके आ गए हैं। और उनके इन गुणों का बखान अकेले केजरीवाल अपने मुँह से नहीं कर रहे हैं, इन गुणों का बखान अन्य पार्टियों के नेताओं ने अन्य मतलब संसदों में भी किया है। मैं अभी ये किसी का वो सुना था, क्या बोलते हैं, संसद का डिबेट, तो मुझे लगा कि यार अगर आदमी थोड़ा सा मतलब अपने क्षेत्र के लिए, अपने एरिया के लिए थोड़ा सा अगर पॉजिटिव हो जाए, तो मैं नहीं मानता कि शायद क्षेत्र में तो क्या आप अरविंद केजरीवाल से प्रभावित दिख रहे हैं? क्या ये अरविंद केजरीवाल पढ़े लिखे सीएम, मेरी बात समझिएगा, और मैं ये नहीं कहता कि अन्य सीएम पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे सभी हैं, बट सबके काम करने की स्ट्रेटजी होती है बहुत सारे अलग अलग तरीके की। तो क्या ये माना जाए कि भुवन डंगवाल आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? नहीं सर, ये मैंने नहीं कहा, ये तो ये मैंने कहा कि भविष्य, अच्छा, भविष्य क्या होगा। हाँ, बस आपने अपना एक परसेप्शन बताया कि मुझको वो पसंद है, क्यों है, वो काम करके दिखा रहे हैं। अब जैसे मोदी जी हैं, अब मान लीजिए अगर मैं मोदी जी पे आऊँ, तो मोदी जी का जो एजेंडा जो एक सीधा सा है कि अब चाहे आज की डेट में सभी जानते हैं कि क्या ना पूरे देश में केवल धर्म के नाम पर राजनीतियाँ चल रही हैं, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, है ना। और मैं ये मानता हूँ कि देखिए, जब हमने ड्यूटी दी सैनिक होकर के, शायद हमने उस टाइम पे नहीं सोचा कि हमारे पीछे रहने वाला व्यक्ति कौन है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, लेकिन हमने कभी ये नहीं समझा कि यार कि ये मतलब हमसे अलग है। और जब मैं इस क्षेत्र में आया था, या जब मैंने ये राजनीति ज्वाइन की थी, तो शायद मैंने तब भी नहीं सोचा था कि यार कि मेरे क्षेत्र में कोई छोटी कास्ट का रह रहा है या बड़ी कास्ट का है या बहुत बड़ी कास्ट का है, इससे कोई मैटर नहीं करता। तो मैं नहीं मानता कि राजनीति को कहीं भी किसी भी धर्म से या संस्कृति से पहले तो जोड़ा जाए, क्योंकि कई लोग जोड़ रहे हैं कि यार कि नहीं भाई कि मोदी जी है तो वो हिंदू फैक्ट्री चला रहे हैं, या फिर मोदी जी हिंदू फैक्ट्री कर रहे हैं,
और या कांग्रेस ने पहले केवल मुस्लिम फैक्टर किया, मतलब जो भी चीज़ें हैं, अगर मैं ये मानता हूँ, अगर हम ये मान लें कि कांग्रेस ने मुस्लिम फैक्टर किया, तो अगर आप 70 साल पीछे अगर चले जाएं, आप सांप्रदायिक सद्भाव की तरफ आगे बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं अब सर, बढ़ नहीं रहा हूँ, बात बढ़ने की नहीं है, मतलब ये मेरा मानना है सर। तो सांप्रदायिक सद्भाव मेरी बात समझिए, जब मैंने ब्लड कैंप लगाया तो मेरे ब्लड कैंप में लगभग 30 लड़के मोमडन थे जिन्होंने ब्लड दिया। अब वो ब्लड किस व्यक्ति को चढ़ा होगा, क्या उसे नाम से मांगा होगा? तो जैसे आजकल इसी में आता हूँ और आखिरी क्वेश्चन समझ लीजिए वाला, अजान और हनुमान चालीसा पर बड़ा विवाद चल रहा है। जी जी जी, ठीक है। हाँ। तो इस अजान और हनुमान चालीसा विवाद पर क्या कहना है आपको? सर बिल्कुल लोग हैं वो जो इस तरह की कहना व्यवस्थाओं को कहना खराब कर रहे हैं। अच्छा, और मैं तो कह रहा हूँ कि इस तबके के लोग जो उन लोगों को भड़का रहे हैं या फिर जो भड़काऊ बयान दे रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ सबसे पहले सरकार को उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। सर क्या आपको लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 6 बजे से पहले आपको लाउड स्पीकर नहीं बजाना चाहिए, चाहे अजान या मंदिर, लेकिन अजान तो 4:30 बजे बड़ी जोर से बजाई जा रही है लाउड स्पीकर से, उसका विरोध कभी किया आपने? सर मैंने क्या कहा आपसे कि अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो आदेश का पालन होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ना तो आपके घर की है और ना मेरे घर की। और सर सुप्रीम कोर्ट सबके लिए एक जैसी। कल मैंने शाही इमाम जी का इंटरव्यू लिया, उन्होंने स्पष्ट कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन होना चाहिए। बिल्कुल। हालांकि मैं भी ये मानता हूँ कि हनुमान चालीसा मस्जिद के आगे बजाना एक मूर्खता है, बिल्कुल, क्योंकि मस्जिद आगे बजा के समुदाय को सवाल बिगाड़ रहे हो। बिल्कुल। आपको आपत्ति है तो वो लोग जो 6 बजे से पहले के अजान का सपोर्ट कर रहे हैं, आप उनके घर के आगे हनुमान चालीसा बजाओ, ताकि उन्हें बताओ कि भैया शोर हो रहा है। हाँ बिल्कुल। देखिए ना, एक सीधा सा एक वो है कि यदि अगर सामने वाला व्यक्ति लगातार आपको बोलते हैं कि ईद मारे जा रहा है तो जवाब आपने एक दिन देना ही है ना, ये तो ये सच्चाई है। बट आप ऐसा जवाब भी ना दें कि कल को आपके सामने खड़े ना पाए। मेरी बात समझिए, हमने बचपन से इस रामनगर में पढ़ाई की है, हमारे साथ के लड़के लड़कियां भी मोमडन हैं। आप ये समझिए कि अगर मैं कल को किसी पार्टी को ज्वाइन करता हूँ, किसी भी चाहे बीजेपी करूँ, कांग्रेस करूँ, आप करूँ या अन्य कोई पार्टी ज्वाइन करूँ, और मुझे ये लगे यार कि मैं केवल एक धर्म के नाम पे मैं उनका शोषण करूँ, मतलब उनका जिनके साथ मैंने बचपन गुजारा है, जिनके साथ मैंने पढ़ाई की, जिनके साथ मैं रहा हूँ, और ये कल को ये लगे क्या, या फिर वो लोग मेरे प्रति इस तरह की अगर भावनाएं रखते हैं, या वो इस तरह की भावनाओं के प्रति मतलब अगर वो ये सोचते हैं कि यार नहीं हम लोग धर्म पे जा चलें और इन चीज़ों को मतलब ज़्यादा ना माने, तो शायद मेरे ख्याल से वो एक बेवकूफ़ी है और एक नासमझी है। अब बात यह है कि आप अपने धर्म के लिए अगर लड़ना चाहते हो लड़ें, मनाही नहीं है किसी के लिए। कोई की बोलते हैं कि हमारे देश में स्वतंत्रता का अधिकार है, तो ठीक है आपका अधिकार है, आप लड़िए, बट लेकिन जायज़ चीज़ों पर लड़िए, नाजायज़ चीज़ों पर नहीं। अच्छा, ये आखिरी क्वेश्चन जी, सुमांश आपकी राजनीति में उतरने पर क्या सोचता है? इतना परिपक्व हुआ है कि बात करता है कि पापा आप नेता बनो, आगे बढ़ा, से कुछ बोलता है? हाँ बिल्कुल बोलता है। मैं देखिए, सुमांश को एक गॉड गिफ्टेड है सुमांश हमारे लिए, क्योंकि वो अब जिस लेवल पे है शायद वही हमारे गॉड गिफ्टेड पे है पहले तो। और सुमांश मेरा एक लड़का है, और वो शायद मेरे ख्याल से मुझसे भी ज़्यादा सोचता है इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि अभी जब मैं पिछले 1 महीने उसके पास में था तो कई सारे काम छूट रहे थे, और लोग मुझे लगातार फ़ोन कर रहे थे कि जल्दी आइए और काम छूट रहे हैं या काम करवाने हैं। तो समाज से मुझे ये बात कही भी कि पापा मतलब आप मेरी चिंता मत करिए, आप पहले अपने कार्य को निपटाइए, और मैं तो यहाँ पे हूँ मम्मी के साथ, और कोई टेंशन नहीं है, और आप अपने काम करिए, ताकि कल को जब आप इस पद से आगे निकलेंगे या आगे बढ़ेंगे तो कल को मैं भी अपने मतलब जो उसके क्लासमेट्स हैं, मतलब उसका शब्द है कि क्लासमेट, लेकिन मैं कहूँगा कि उसका मतलब ये है कि वो सभी के लिए एक वो मैसेज है कि मतलब पापा मैं भी अपना खड़े होकर गर्व से बोल पाऊंगा कि हमारे पापा ने मेरे उस वाले एरिया में या उस जगह में इतना काम किया है कि ताकि आपका नाम रहेगा, तो हम भी अपने मतलब गर्व से मतलब शहर में आना या उस क्षेत्र में आना हमारे लिए अच्छा होगा कि मतलब जैसे मैं वहाँ नाम कमा रहा हूँ वैसे आप क्या बात है। देखिए, एक काम करने वाला नेता और साथ में एक स्टार बेटे का पिता, तो अपने आप में रामनगर उत्तराखंड के लिए बड़ी गौरवान्वित होने वाली बात है कि ये होगा। तो रवि के बिंदास बोल सभासद साहब को भी धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहता है, और साथ में सुमांश को भी कि वो इस तरह से आगे बढ़े और बार बार हमें आने का मौका मिले, जिस तरह से हमने इंटरव्यू लिया, और एक बार हम सुमांश का इंटरव्यू आपके सामने पेश करेंगे। फिलहाल रवि के बिंदास बोल में इतना ही, देखते रहिएगा। धन्यवाद सर, थैंक यू सर।